हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और क्या आप जानते हैं, राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं अपनी राय स्मार्ट ऐप पर भी, जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और आपके लिए वहाँ पर राय स्मार्ट पर जो ऐप है उस पर आपके लिए कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए वहाँ पर आपके लिए क्या क्या राय स्मार्ट ने दिया है। तो सबसे पहले इस बैच में अगर बात करें, हर रोज़ बच्चों 3 घंटे की लाइव क्लास होगी और 3 घंटे की लाइव क्लास के बाद आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा जो रहेगा बाइलिंगुअल। इसके साथ ही साथ आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेंगे। ठीक है, क्लास में जो भी आपको डाउट आए वो नोट कर सकते हैं, उसी क्लास में भी आप पूछ सकते हो और क्लास के बाद भी डाउट क्लियरिंग सेशन में भी। ठीक है, जो भी आप पढ़ेंगे क्लास के बाद उसका आपको लाइव टेस्ट भी देना होगा, ताकि आपको अपने बारे में जानकारी मिल जाए आपने कितना समझा, कितना पढ़ा। ठीक है, इसके बाद आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट और जेनरिक टॉपिक वीडियोस भी इसी बैच में आपको अलग से मिलेंगी। जेनरिक टॉपिक वीडियोस की बच्चों अगर हम बात करें तो ये ऐसे टॉपिक्स की वीडियो हैं हर सब्जेक्ट की, जैसे कोई भी टॉपिक है जो बार बार हम भूल जाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है या हमें दोबारा से समझने की ज़रूरत पड़ती है, या कोई वर्ड है उसका मीनिंग नहीं आता, या कोई फॉर्मूला है, या कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको समझने के लिए बार बार टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और वो आपके हमेशा तो रहते नहीं है। तो ऐसे टॉपिक्स हमने हर सब्जेक्ट के जेनरिक टॉपिक वीडियोस के रूप में आपको मिलेंगी, वहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए हैं। लाइव क्लासेस तो अलग रहेंगी ही, इसके अलावा ये बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, इस कोर्स की ज़्यादा जानकारी के लिए आप अब कॉल कर सकते हैं 8282270999। इस नंबर पर आप कॉल करके इस कोर्स की पूरी जानकारी ले लीजिए। अब बात करते हैं, जब इस कोर्स में आप सब्सक्रिप्शन लेंगे बच्चों और मेरा कोड यूज़ करेंगे TB500 कोड को यूज़ करने से आपको सब्सक्रिप्शन फ़ी में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सॉरी, काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा, वो देख लेना कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास हम करते हैं स्टार्ट। और मुझे पूरी उम्मीद है अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अपने दोस्तों को क्लास में लेकर आएंगे और हर रोज़ रेगुलर रहेंगे। ठीक है, मेरी क्लास में अपने दोस्तों को साथ आया करेंगे। और एक और चीज़, जो भी नए बच्चे क्लास में आ जाया करें तो बच्चों आप क्लास को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे कि आपको हर रोज़ क्लास का नोटिफिकेशन, हर क्लासेस का टाइम से पहुंच जाए और आप अच्छे से अपना टाइम यूटिलाइज करके इसी साल, इसी ईयर अपना एग्ज़ाम क्रैक करें। क्योंकि आप चाहते हैं ना इसी बार अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लें, फिर घूमना भी है पूरी दुनिया, कब तक अपने पेरेंट्स पर आप डिपेंड रहोगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये आप याद रखना, तो नोटबुक लेके जरूर बैठा करो। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो अगर बात करें, आपको अगर आता है तो टाइप करके ज़रूर कमेंट में हमें बताइए, क्योंकि लिखने से याद होता है, सुनने से याद होता है, देखने से याद हो जाता है और रिवीजन करने से तो वो हमेशा के लिए याद रहता है। इसीलिए हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे कोर्सेज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें आप चेक भी करते रहा करें, रिवीजन भी करते रहा करें। तो देखिए बच्चा, अगर बात करें हम तो जो शुक्र है, शुक्र जितने भी हमारे सौर मंडल में प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे चमकीला है, सबसे ज़्यादा तेज चमकता है और उसको हम पृथ्वी से देख भी सकते हैं। पूरी तरह से तो हमें पहचान नहीं होती, लेकिन हम उसको तारा ही समझ लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चमकता है, तो जो शुक्र है इसलिए इसको भोर का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला तारा, चमकीला तारा। और इसके साथ साथ, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है बच्चों, इसकी आकृति और आकार थोड़ा सा, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा पृथ्वी के जैसा है, तो इसलिए जो शुक्र ग्रह है विनस, इसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन, ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं पृथ्वी का, जुड़वा ग्रह। भगनी ग्रह भी बोलते हैं इसको, पृथ्वी का भगनी ग्रह। ऐसे ऐसे कोई भी नाम आ जाएंगे, या
आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस ग्रह का आकार और आकृति पूरी तरह से नहीं, लगभग थोड़ी बहुत पृथ्वी की जैसी है, तो आप क्या बताएंगे? शुक्र की। ठीक है बच्चों, इसके इतने नाम हैं। चलिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने समझा, याद किया और एग्ज़ाम में अगर आएगा तो पूरी तरह से आप इजीली कर पाएंगे। तभी तो सक्सेस होती है लर्निंग। सीखना कब होगा कि आप समझ लें, आपको याद रहे और एग्ज़ाम में कर दें और एग्ज़ाम तक आपको याद रहे। और ऐसा केवल होता है बच्चों प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार है? विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिग्नाइट कोल? तो जो कोयला होता है, जितने भी उद्योग धंधे भारत में लगाए गए वो ऐसे स्थानों पर लगाए गए जहाँ पर पहले से ही कोयला प्राप्त होता है, क्योंकि कोयला एक ऊर्जा का संसाधन है, एनर्जी रिसोर्सेस है। भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ पूरे जितना भी विश्व है उसमें जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहीं पर लगे हुए हैं बच्चों, जहाँ पर कोयला है। क्योंकि जैसे जहाँ पर मिनरल्स होंगे, जितना जहाँ पर ऊर्जा के संसाधन होंगे, उसी स्केल का, उसी स्तर का वहाँ पर उद्योग लगाया जाता है। जैसे आप देखिए, जितना काम आप कर सकते हैं आपसे उतना ही काम करवाया जा सकता है, उससे ज़्यादा अगर आप काम करवाएंगे तो आप थक जाएंगे। ऐसे जिस एरिया में जितना कोयला है उसको देखते हुए, जितने मिनरल्स हैं उसको देखते हुए, उसी आधार पर हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री को लगाते हैं। कच्चा माल एक होता है ना, इंडस्ट्री को लगाने से पहले सबसे पहला फैक्टर। तो देखिए, जो कोयला है, याद रखना आप, कोयला सबसे ज़्यादा जो लिग्नाइट कोयला मिलता है वो मिलता है आपका बच्चों कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगर बात करें जो कोयला होता है बच्चों, जो कोयले 4 प्रकार के होते हैं। कोयला जो होता है 4 प्रकार का, और कोयला कब बनता है आपको पता ही है, लकड़ी से ही बनता है आपका कोयला। तो लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थान इनमें से कहाँ पर है? द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर लाइज इन। तो एक बात आप याद रखना, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करें, आपको नदी, पर्वत, पठार, मैदान, मिनरल्स यही तो पढ़ना है। तो और नदियाँ तो जीवन का स्रोत है एक तरह से, जल के बिना जीवन ही नहीं है। और जल हमें कहाँ से मिलता है? नदियों से। तो नदियों से तो वैसे भी क्वेश्चन आपको याद है ही करने हैं, और वैसे भी ये हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है, इसलिए भी याद करना है। तो कावेरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो जो कावेरी नदी निकलती है बच्चों, वो निकलती है आपके कहाँ से बताइए? ये निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। अगर हम बात करें कौन से राज्य से निकलती है, तो कावेरी नदी वाली लोकेशन है ये कावेरी नदी है यहाँ पर। तो कावेरी नदी के राज्य की बात करें तो याद रख लीजिए आप, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य में एक कुर्ग जिला है, कुर्ग जिला है। इस तमिलनाडु राज्य में कुर्ग जिले में एक पहाड़ी है, कौन से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य में कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इस वाले क्वेश्चन में आपको ब्रह्मगिरी ऑप्शन मिला है, लेकिन किसी क्वेश्चन में आपको कुर्ग जिला भी मिल सकता है, कहीं पर आपको कर्नाटक भी मिल सकता है। तो घबराइए मत, स्टेट भी पूछ लेते हैं, प्राकृतिक चीज़ें पूछ लेते हैं, लोकल प्लेस का नाम भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। और बात करें जो कावेरी नदी है, इसको क्या कहा जाता है? सदा नीरा। इसको क्या कहा जाता है? सदा नीरा। क्यों कहा जाता है? या इसको कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दक्षिण भारत में सबसे सदाबहार नदी है। बाकी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो सीजनल हैं, सूख जाती हैं। ये नदी ऐसी है जिसमें पूरे साल भर पानी रहता है। चलिए, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिन यूरोप में है, एप्लाचिन अमेरिका में है, अरावली भारत में है। ये किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण है? तो द पेनाइन्स इन यूरोप, एप्लाइंस इन अमेरिका एंड अरावली इन इंडिया आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कैसे पर्वत है? तो पर्वत ये प्राचीन पर्वत है, युवा पर्वत है, मोड़दार है, ब्लॉक पर है पर्वत है। तो जो उत्पत्ति होती है किसी भी चीज़ की बच्चों, ओरिजिन तो होती है, तो हर चीज़ की उत्पत्ति के आधार पर उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे पहले महाद्वीप और महासागर थे केवल, फिर पर्वत, पठार, मैदान बने, तो अलग अलग चीज़ें बनती गई, तो उनकी उत्पत्ति। और एक और चीज़ याद रखना, जो पृथ्वी पर सबसे पहले आया वो सबसे पुराना भी होगा।
जिसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई वो सबसे नई होगी, ठीक है ना। जो नया आएगा इस क्लास में, जो सबसे पहले से बच्चा है वो सबसे पुराना बच्चा हो गया, जो सबसे बाद में आया वो सबसे नया बच्चा हुआ। तो इसी तरह से जो ये पर्वत है बच्चों, ये प्राचीन पर्वत है, ये ओल्ड माउंटेन है, ठीक है। इनको आप अवशिष्ट पर्वत भी बोल सकते हैं, इनको आप अवशिष्ट पर्वत भी बोल सकते हैं। अवशिष्ट मीन्स क्या होता है? अवशिष्ट मीन्स होता है बचा कुचा, क्या होता है? बचा हुआ, ठीक है। तो ये बहुत प्राचीन समय के पर्वत है। नदियों के अपर्दन के कारण, पवन के अपर्दन के कारण, ठीक है, हिमानी के अपर्दन के कारण, मानव के अपर्दन के कारण, मीन्स कटाव के कारण ये कुछ भागों में ही बचे हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अवशिष्ट बचा कुचा, ओल्डेस्ट रिलिक्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सभी प्राचीन हैं। जबकि युवा पर्वत की बात करें तो आल्पस पर्वत, रोकीज पर्वत और आपका हिमालय पर्वत वो युवा पर्वत है, वो पृथ्वी पर नए पर्वत बने। पृथ्वी पर बच्चों निर्माण और विनाश का कार्य लगातार चलता रहता है। कहीं पर नदियाँ विनाश करती हैं तो कहीं पर नदियाँ डेल्टा भी बनाती हैं, कहीं पर नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, कहीं पर नदियाँ घाटियाँ बनाती हैं, तो कहीं पर नदियाँ बाढ़ भी लेकर आती है, कहीं पर नदियाँ फसलों को भी नष्ट कर देती है, जबकि कहीं पर नदियों का पानी हम नहरों के रूप में निकालकर उसका फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयोग भी करते हैं। तो यही है प्रकृति, हर चीज़ नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया इज। सबसे पहले अगर बात की जाए बंदरगाह किसे कहते हैं, पोर्ट किसे कहते हैं, तो आपको पता ही है, ऐसे स्थान जब हम एक देश से दूसरे देश से आयात निर्यात करते हैं तो हमें, जैसे कहीं पर आप जाओगे या आओगे तो क्या बस स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है, एयरपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट किससे करते हैं बच्चों? पानी के जहाज़ से। तो पानी के जो जहाज़ शिप है उनको भी तो रुकने के लिए, ठहराने के लिए, सामान उस पर लदान के लिए कोई जगह की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसी जगह आपको कहाँ पर मिलती है? क्योंकि हमें तो विदेशों से आयात निर्यात करना है, तो ऐसी जगह ज़्यादातर मिलती है आपको तटों पर, क्योंकि भारत जब विदेश से कोई भी सामान आएगा तो यहीं पर उसको उतार लिया जाएगा, यहीं से उसको रखा जाएगा। तो ऐसे स्थानों को हम बंदरगाह, पोर्ट कहते हैं, ठीक है। भारत में अगर हम बात करें तो जो बड़े बंदरगाह हैं बच्चों वो 13 हैं, जिसमें से 12 सरकारी हैं और एक निजी क्षेत्र का है। छोटे छोटे और भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बंदरगाहों का यूज़ करते हैं, लेकिन बड़े बंदरगाह कितने बच्चों? 13, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र इनमें से कौन सा है? द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया इज। तो आप जानते ही हैं भारत में कहीं पर पर्वत है तो कहीं पर मैदान भी है, पठार है तो तटीय मैदान भी है, द्वीप है तो थार डिजर्ट भी है। भारत का जो पूरा धरातल है वो एक जैसा नहीं है, जो भारत का ऊंचाई नीचाई है वो एक जैसी नहीं है। और आप तो अच्छे से जानते हैं कि किसी भी फसल को उत्पादन करने के लिए जो उच्चावच है, मिट्टी है, कृषि है, जलवायु है, बहुत सारे फैक्टर तो उसको प्रभावित करते हैं। तो भारत में सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है? तो सबसे उपजाऊ मैदान की अगर हम बात करें, इंडो गंगा मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान भारत का सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि जो भारत का ये मैदान है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर पहले गड्ढा था तो हिमालय की नदियों ने यहाँ पर कंकर, पत्थर, रेत और आपका जो यहाँ पर वनस्पति अवशेष थे वो लाकर जमा किए। क्योंकि हिमालय पर अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं, अच्छी वनस्पतियाँ हैं, तो वो भी पेड़ पौधे और सड़ी गली पेड़ पौधों की पत्तियाँ भी मिट्टी के निर्माण में सहायक होती है। तो यहाँ की जो मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और गहरी भी है और नदियों के द्वारा ये निर्मित है। ये जलोढ़ मृदा है, ये भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं? तो राज्यों की बात करें तो यहाँ पर पंजाब है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल और असम, ठीक है। इन राज्यों में भारत में सबसे ज़्यादा फसलों का उत्पादन किया जाता है। चलिए बच्चों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादातर नदी घाटियों और भारत के तटीय मैदानों तक ही सीमित है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल आर मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन एंड कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। तो भारत के जो तटीय मैदान है, तटीय मैदान ये वाले हिस्से, ये तटीय मैदान है यहाँ पर, और जो नदी घाटियाँ हैं वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? या जहाँ पर भी गड्ढे मिलेंगे आपको, घाटियाँ मिलेंगी, दर्रे मिलेंगे और वहाँ से नदियाँ बहकर आएंगी
और वहाँ पर अपना जो लाया हुआ जलोढ़ है उसको छोड़ देंगी तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी बनेगी? तो नदियों द्वारा हमेशा ही जलोढ़ मिट्टी बनती है। कौन सी मिट्टी? एलुवियल सॉइल वहाँ पर बनती है। तो जैसे विशाल मैदान है वहाँ पर भी मिट्टी है, लेकिन वहाँ पहले गर्त तो था, वहाँ पर एक गड्ढा था, नदियों ने उस गर्त को भर दिया, गड्ढे को भर दिया और जलोढ़ मिट्टी बन गई। यहाँ पर फिर वो गड्ढा भरा गया तो नदियाँ यहाँ पर अपना कंकर पत्थर गिराने लगी। यहाँ पर उसने तटीय मैदानों का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो जब भी नदी घाटी होंगी और किसी भी प्रकार के जो बाहर के तटीय मैदान है वहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल ही मिलेगी। और जलोढ़ मृदा किसके द्वारा बनती है? हमेशा नदियों के निक्षेप द्वारा। पहले तो वो अपर्दन करेगी, कटाव करेगी, उसके बाद वो जैसे नदियों की जो गति है वो कम हुई उसको लाकर छोड़ देगी तो वो उसका निक्षेप, उसको बोलते हैं निक्षेप। ठीक है, नेक्स्ट, कृषि में नियोजित भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? द परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर इज नियरली। तो भारत में कृषि में कितने जनसंख्या लगी हुई है? तो आपको तो अच्छे से पता है भारत एक ग्रामीण देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा रोजगार में लगी हुई है, अब तो खैर नए नए रोजगार के साधन आने भी लगे हैं, लघु उद्योग आने लगे हैं और आपके बड़े उद्योग भी, इंडस्ट्रीज भी आने लगी है, लेकिन अभी भी क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, कुछ सालों के बाद हो ही जाएगी। 2021 की जनगणना तो हुई नहीं है, अभी तो चाइना है फर्स्ट नंबर पर। डेटा की अगर बात करें तो भारत में भी काफ़ी जनसंख्या है, सेकंड पे तो है ही और फर्स्ट पे जल्दी से आ ही जाएगी। तो भारत की 70% जनसंख्या कहाँ पर लगी हुई है? आपकी कृषि कार्यों में लगी हुई है। और अच्छी बात है बच्चों, अच्छी बात है, भारत में कृषि योग्य भूमि है, खाद्यान्न फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं। हम कम से कम खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर तो हैं, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे देश हैं जहाँ जो सिर्फ आयात करते हैं। ठीक है, उनके वहाँ पर उनकी ज़रूरत के हिसाब से फसल उत्पादन होता भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप नीड्स मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर? तो आपको पता है कोई भी फसल हो उसको पानी, वर्षा, मृदा, ठीक है, आपका तापमान, मानवीय कृषि एक तरह से कार्य, कुछ फसलों में मानव को अधिक श्रम करना पड़ता है, कुछ फसलों में मानव को अधिक श्रम नहीं करना पड़ता। तो जितनी तरह की फसलें हैं सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो सबको अलग अलग तरह की ज़रूरतें पड़ती है। ठीक है, तो ऐसी फसलें बताइए जिसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो ऐसा है आपका गन्ना। दी हुई फसलों में से चावल और गन्ना, यहाँ पर तो गन्ना ऑप्शन है, लेकिन अगर ऑप्शन में चावल होता, धान होता तो भी ऑप्शन में आपका आंसर ठीक हो सकता था, लेकिन इस ऑप्शन में आपका गन्ना। तो गन्ना, चावल, गेहूँ भी है, ऐसी फसलें हैं गेहूँ। लेकिन जब ऑप्शन, हमें ऑप्शन का आंसर करना है ना, गेहूँ के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर कंपेयर करो चावल से तो चावल गन्ने से कम, बगैर सिंचाई के हो भी नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नदियों के निम्नलिखित समूह में से किसका स्रोत तिब्बत में है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द तिब्बत? तो क्या आप जानते हैं भारत की बहुत सारी नदियाँ तिब्बत पठार किस देश में है? तो तिब्बत पठार आपके चीन में है। कितनी भारत की नदियाँ और कौन कौन सी नदियाँ चीन से निकलती हैं, तिब्बत से निकलती हैं या भारत के बाहर निकलती है? किसी भी तरह की लैंग्वेज में क्वेश्चन आपसे कर ही लेंगे। तो क्या आप जानते हैं भारत में कि जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी, ये तीनों नदी ही चीन से निकलकर भारत में प्रवेश करती है। ये तीनों नदी कहाँ से निकलती है? चीन से निकलती है या तिब्बत पठार से निकलती है, एक ही बात है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अलग अलग मिलेगी। ठीक है बच्चों, और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भारत की कितनी नदियाँ? तो केवल भारत की 3 नदियाँ, बड़ी जो नदियाँ हैं, बस छोटी छोटी भी नदियाँ हैं आपकी, क्योंकि कोसी नदी आपकी कहाँ से निकलती है? नेपाल से, है ना। इस तरह से नारायणी नदी नेपाल से। तो कितनी नदियाँ विदेशों से निकलती हैं ऐसे भी पूछ लेते हैं, और कितनी नदियाँ तिब्बत के पठार से निकलती हैं? तो याद रखना केवल भारत की 3 नदी निकलती है तिब्बत के पठार से, जिनमें है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है?
द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनिंग इन इंडिया इज़। तो जो तेल शोधनशालाएँ होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, पृथ्वी के अंदर से मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम, गैस, ये सारी चीज़ें निकालते हैं, लेकिन वो तरल अवस्था में लिक्विड के रूप में होता है और मिश्रण होता है। तो उनको हम तेल रिफाइनरीज में अलग अलग करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। तो सबसे पुरानी अगर बात करें तो सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है डिगबोई, और डिगबोई कहाँ पर, आपकी असम राज्य में, पूर्वी राज्यों की तरफ, ये आपकी असम राज्य है, यहाँ पर सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी आपको डिगबोई यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी अफवाह प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेगन सिस्टम फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। तो इनमें से भारत की कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? जितनी भी नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, या तो वो या हिमालय से या इनमें से किसी भी स्थान से, या तो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी या वो आपकी अरब सागर में गिरेंगी। तो कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, ये आपको बताना है। जो भी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं वो भी क्लास के बाद कमेंट कर लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हर क्लास के पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। तो वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको हर रोज़ वहाँ पर हर क्लास के सुबह 8 बजे जो करंट अफेयर क्लास होती है तब से लेकर जो शाम तक क्लासेस चलती है, रात तक क्लासेस चलती है, हर क्लास के पीडीएफ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए कहाँ बंगाल की खाड़ी में, तो गंगा नदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र कहाँ पर गिरती है? यहाँ से आके बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में, लेकिन लूनी नदी और ताप्ती नदी अरब सागर में। तो इसमें से आ जाएगा आंसर आपका डी। कौन सा आंसर आ जाएगा? डी। तो क्योंकि ए और बी वाला जो ऑप्शन है वो दोनों ही नदियाँ गिरती हैं, लेकिन लूनी, नर्मदा और ताप्ती नहीं गिरती। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन है, तो बनता है आपका आंसर डी। कोई भी डाउट है जरूर पूछ लिया करें। बाहरी हिमालय किस किस के बीच में है? द आउटर हिमालय आर इन द मिडल ऑफ विच। तो भारत का जो हिमालय पर्वत है, हिमालय जो पर्वत है भारत में बच्चों, वो 4 भागों में बटा हुआ है, लेकिन केवल 3 पर ही आपका अधिकार है, क्योंकि एक हिस्से पर किसका कब्जा है? पाकिस्तान पर। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ये ट्रांस, ये महान, ये लघु, ये शिवालिक। अब बात करते हैं, यहाँ पूछा गया बाहरी हिमालय। तो जो महान हिमालय है इसको कहा जाता है आंतरिक हिमालय। जो ये आपका शिवालिक है इसको कहा जाता है बाह्य हिमालय या बाहरी हिमालय। फिर ये आपका स्टार्ट हो जाता है गंगा का मैदान। ये क्या है आपका, देख रहे हैं ना आप, गंगा मैदान। तो अब ये है शिवालिक, ये है शिवालिक। तो ये पूछ रहा है बाहरी हिमालय, शिवालिक को ही बोल रहे हैं, इसको आउटर हिमालय भी कहा जाता है। किस किस के बीच में है? तो आप क्या देख रहे हैं, ये बीच में किसके आ जाएगा आपको? द लेस हिमालय एंड द इंडो गंगेटिक प्लेन। पैदल पहाड़ियाँ और सिंधु गंगा का मैदान, वृहद हिमालय और लघु हिमालय, सिंधु गंगा के मैदान और प्रायद्वीप। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है आपका ए। अब कैसे? तो देखिए ये है आपका जो ये लघु हिमालय है, इसके भी कई नाम है। जैसे भी आपने देखा, महान हिमालय को आंतरिक हिमालय, हिमाद्री ये कहा जाता है, बाह्य हिमालय को शिवालिक को आउटर हिमालय और शिवालिक इस तरह भी बोलते हैं। तो ऐसे जो आपका लघु हिमालय, इसको हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय या इसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो ये हिस्सा है शिवालिक, ये लेसर हिमालय के बीच में आप देख रहे हैं ना, ये लेसर हिमालय हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा? विशाल गंगा का मैदान। और ये आ जाएगा आपका शिवालिक, ये है आपका शिवालिक। तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है इसका। तो द लेसर हिमालय एंड द इंडो गंगेटिक प्लेन। तो विशाल गंगा मैदान के बीच में और लघु हिमालय के बीच में ये लघु हिमालय और ये विशाल मैदान के बीच में ये आपका शिवालिक है। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिमालय में पर्वत निर्माण की शुरुआत कब हुई? When did the mountain construction begin in the Himalayas? तो आपको पता ही है जहाँ पर आज हिमालय पर्वत था, वहाँ हिमालय पर्वत है, वहाँ पहले विशाल
एक टेथिस सागर था। टेथिस सागर था, बहुत बड़ा सागर था। नदियों ने उसमें कंकड़ पत्थर रेत जमा किए। फिर वहाँ पर यूरेशियन और इंडियन प्लेट की गति की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये पूछ रहे कि हिमालय पर्वत निर्माण की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो देखिए लगभग 45 मिलियन वर्ष पूर्व, जब भारत और यूरेशिया की महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे पर अभिसरित हुई। तो बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर है आपका बी, बिल्कुल ठीक है। 45 मिलियन वर्ष पहले टेथिस सागर के मलबे में यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की वजह से वलन पड़ने लगे थे, मोड़ पड़ने लगे थे। मोड़ के पड़ने से, फोल्ड के पड़ने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। इसीलिए हिमालय को नवीन वलित पर्वत या न्यू फोल्डेड माउंटेन भी कहा जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है बच्चों। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं? वेयर इज द ओल्डेस्ट रॉक्स ऑफ इंडिया फाउंड? तो आपको पता ही है, जो भारत का ये प्रायद्वीपीय भाग है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये हिस्सा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत का सबसे प्राचीन भाग है, याद रखना, ये भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ये गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, सबसे प्राचीन जो स्थलखंड था पृथ्वी पर, उसका भाग था ये। तो ये सबसे प्राचीन भाग है, समझ में आ रहा है ना आपको? तो सबसे प्राचीन चट्टानें कहीं ना कहीं यहीं पर मिलेगी। आप कंफ्यूज मत होना। आप बोलेंगे मैडम भारत का और विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत तो अरावली पर्वत है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन आपको पता है ना, पृथ्वी पर बदलाव हमेशा होते हैं। जो अरावली पर्वत है वो इससे ही टूटकर अलग हुआ। पहले तो जो 7 महाद्वीप थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, अब देखो वो 7 टुकड़ों में है। तो ऐसे ही प्रायद्वीपीय पठार था, फिर ये धीरे धीरे अलग टुकड़ों में बटा हुआ भी है। सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, अरावली पर्वत, तेलंगाना पठार, सभी इसी पठार के तो भाग है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो अरावली इसी का भाग है। तो सबसे प्राचीन चट्टानों की बात करें तो ये आपको मिलेंगी धारवाड़ क्षेत्र, कर्नाटक। धारवाड़ क्षेत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो सबसे ज्यादा प्राचीन चट्टानें आपको वहीं पर मिलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल भारत में फसली क्षेत्र के सबसे बड़े हिस्से में व्याप्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन क्रॉप ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया? भारत में जितना भी एरिया है उसमें कौन सी खाद्यान्न फसल, फूड क्रॉप सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो आंसर आपका चावल। चावल भारत में सबसे अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है, यह आप याद रखना। गेहूं भी पैदा किया जाता है, मक्का भी, सभी फसलें पैदा की जाती है, लेकिन जब हम मात्रा की बात करें तो मात्रा में सबसे ज़्यादा आपको चावल मिलेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? द स्टेट हैविंग ए लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवरिंग इन इंडिया इज? तो भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में मिलते हैं? तो क्या आप जानते हैं भारत में सबसे अधिक वन आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, रेडक्लिफ रेखा किस किस की सीमा बनाती है? द रेडक्लिफ लाइन इज ए बाउंड्री बिटवीन। तो जो रेडक्लिफ रेखा है ये सीमा का नाम है, एक बॉर्डर का नाम है। जब भी देश आपस में जुड़े हुए रहेंगे, स्थलखंड तो जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर उसकी प्राकृतिक सीमाएं होती है कुछ, और जहाँ पर जिन देशों के बीच में प्राकृतिक सीमा नहीं होती तो मानव वहाँ पर खुद कृत्रिम सीमा, मैन मेड जो बाउंड्रीज है वो बना देते हैं। तो आप जानते हैं पहले भारत और पाकिस्तान एक साथ जुड़े हुए थे। पहले क्या था, भारत और पाकिस्तान एक साथ जुड़े हुए थे। जब ये अलग हुए तो एक बॉर्डर बनाया गया, उस बॉर्डर का नाम रख दिया गया रेडक्लिफ। रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति ने ही उस बॉर्डर को बनाया था, उस सीमा को, और उन्होंने अपने नाम पर इसकी रेडक्लिफ रेखा ही नाम रख दिया। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना सभी को? जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें भी हैं, लेकिन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। भारत की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पर पाई जाती है? इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज फाउंड एट। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप क्या जानते हैं, भारत के मेघालय राज्य में जो मौसिनराम स्थान है वहाँ पर सबसे अधिक क्या पाई जाती है? वर्षा पाई जाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, भारत द्वारा आच्छादित पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत है? द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज। तो हमारी पूरी पृथ्वी पर 29% भाग स्थल खंड है, 71% भाग जल है। तो इस स्थल खंड का कितना परसेंट भाग भारत में है? तो भारत में पूरे स्थल खंड जितना भी पूरी पृथ्वी पर है उसका केवल 2.4% भाग भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना आप सभी। तो ये थी आज की क्लास आपके लिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपने अच्छे से पढ़ी होगी, समझी होगी और आप रिवीजन बार बार करते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम करेक्ट नहीं होता। तो आइए अब हम बात करते हैं राइसमार्ट के बारे में। तो आप जानते हैं ये राइसमार्ट का यूट्यूब चैनल है। इसके साथ साथ हम आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम में शॉर्ट्स के रूप में, वीडियोस के रूप में, रील्स के रूप में, लेकिन सब आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। कोई भी यूज़लेस चैटिंग नहीं है, यूज़लेस कोई भी वीडियोस नहीं है, यूज़लेस आपका कोई भी रील्स नहीं है। आप जिस भी सोशल मीडिया पर जाएंगे हम आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें आप फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम पर, क्योंकि हर जगह आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसीलिए हमने आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया है कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के नाम से। राइसमार्ट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको प्ले स्टोर से, और जिसमें आपको मिलेगी हर रोज़ 3 घंटे की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट और डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ साथ जेनरिक टॉपिक वीडियोस। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी 8282270999, जो ये नंबर है इस नंबर पर। ठीक है, इस नंबर पर कॉल करके इस कोर्स की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं, जब आप इस कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेंगे और मेरा कोड यूज़ करेंगे TB500, तो TB500 कोड को यूज़ करने से आपको सब्सक्रिप्शन फ़ी में काफ़ी डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको पता ही है अब इस चैनल पर मेरी जो क्लासेस होती हैं वो मिलेंगी आपको कब 5 PM पर। डेज की बात करें तो थर्सडे मिलेंगी, फ्राइडे मिलेगी और आपकी सैटरडे मिलेगी। मतलब वीक के जो लास्ट 3 डेज हैं उनमें आपको 5 PM पर लाइव क्लास मेरी मिलेगी इसी चैनल पर। ठीक है बच्चों, और संडे को आपको मिलेगी रिकॉर्डेड, कोई छुट्टियां हो जाती है तो उसमें मिलेगी रिकॉर्डेड, बाकी लाइव क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को लेकर आइए क्लास में। खुद मेहनत कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स के सपनों का ध्यान रखिए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। हम आपकी सफलता में हमेशा साथ हैं। इसी के साथ गुड लक एंड टेक केयर एंड थैंक यू।